वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए साइंस के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, पर्वतारोही द्वारा ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने का उचित कारण क्या है। मतलब जो माउंटेनियर्स होते हैं जब ये पहाड़ों की माउंटेनिंग करते हैं, मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब ऊंचाई आपकी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का घनत्व घटता जाएगा। जब ऑक्सीजन का घनत्व घटेगा तो आपको सांस लेने में समस्या होगी। तो पहला दिया है घुटन से बचने के लिए, सही है। दूसरा दिया है अधिक ऊंचाई पर, ऊंचाई अधिक होने पर वायु विरल हो जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सही है? वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक। आगे दिया वायु सिर्फ एक पदार्थ है, वायु तरल गैसों का मिश्रण है। अब इन विकल्पों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बिल्कुल सही तथ्य है। आगे एयर इज जस्ट वन सबस्टांस, एयर सिर्फ एक सबस्टांस है, तो ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एयर इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड गैसेस, अब एयर लिक्विड गैसों का सॉल्यूशन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा सिर्फ एक, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया 99% वायु के मुख्य संघटक है। 99% ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, देखिए 99% जो हवा होता है उसमें क्या होता है, तो अगर आपको वायु का कंपोजिशन पता होगा, 78% क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होते हैं। 21% क्या होता है? 21% ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 99 मिल जाएगा। तो आपका सही उत्तर बनेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें क्या दिया? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए, पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, मतलब फिर आगे दिया है यहाँ पर पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा तथ्य सही और कौन सा तथ्य गलत है। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, तो देखिए पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, ये बात सही है ना। और पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें से दोनों सही है, तो कोई भी गलत नहीं होगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा सही होगा। इसमें देखिए अब विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि हो सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि नहीं होगी, है ना। आगे दिए आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। देखिए घेंगा रोग की अगर बात करेंगे तो गले में सूजन हो जाती है। आगे दिया विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो रिकेट्स रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, विकल्प बी। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे विटामिन के बारे में तो थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज के बारे में जो संदर्भ है ये फंक या फिर फुंग, ये लिखा जाता है, नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने चावल के छीलन से विटामिन की खोज किया था। बाद में उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया था। अब विटामिन की बात करेंगे, देखिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है ना। अगर विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना। विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो विटामिन की एक अलग क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो ये इसके लिए एक अलग से क्लास में उसका डिस्कशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का कार्य करते हैं? देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन बनाना है। देखिए पौधे, जानवर या फिर दोनों। देखिए जो जानवर होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। अब पौधे जो है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये संतुलन बना रहे तो इसके लिए पौधे और जानवर दोनों का होना आवश्यक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं।
तो देखिए अगर आपके आसपास का वायु खत्म हो जाए तो कौन सी घटना इसमें से नहीं हो पाएगी, तो इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दहन। देखिए आपको पता होगा कि जो जलने में सहायता देता है ये ऑक्सीजन गैस देता है। अगर वायुमंडल खत्म होगा तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, तो दहन नहीं हो सकता। श्वसन भी नहीं हो सकता, जब कोई चीज जलेगा ही नहीं तो पानी उबलेगा कैसे, ये भी नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण ये भी नहीं होगा, वाष्पीकरण ये भी नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो वायु के खत्म होने पर हो जाएगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य मतलब महत्वपूर्ण घटक है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये हमारे सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिया प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो डैमेज सेल होते हैं इनका रिपेयर करता है, मतलब इनके रिपेयरिंग की काम करता है, तो प्रोटीन भी आवश्यक है। इसके बाद जो विटामिन है, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, या फिर ये भी हमारे शरीर को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में इनमें से सभी पोषक तत्वों की भरपूर आवश्यकता होती है। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, पौधों का कौन सा भाग उनकी खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। अब पौधों की बात किया जा रहा है, पौधों में कौन सा भाग उनका भाग जो है उनका खाद्य फैक्ट्री होता है। तो पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब पूछा जा रहा है कि पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और पुष्प में भी नहीं होता है, तना में होता है और पत्तियों में भी होता है। देखिए तने की बात अगर करेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो तना होता है वो पत्तियों का रूपांतरित भाग होता है, मतलब रूपांतरित स्वरूप होता है, तो इस वजह से तने में होता है। तो पहला और चौथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 यहां पर क्या दिया है, सही कथनों को पहचाने। प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल भी अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, जो शैवाल होते हैं इनमें भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो ये सबको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो आपने देखा होगा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और जल लेते हैं। इसके बाद क्या देखिए यहाँ पे 6 रुकिए H2 ये जल लेते हैं। देखिए 6 कण जल के लेते हैं, 6 कण इसके लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी लेते हैं। ये 6 कण इसका भी लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश रहेगा, HNO से लिखा जाता है, और यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा। ठीक, मैं सी लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगा। देखिए आप इसको भी याद रख सकते हैं, अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, या फिर हो सकता है रिएक्शन दे दे पहचानने के लिए, तो याद रखिए ये बैलेंस रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, इसके बाद ये ग्लूकोज का, या आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, इसका निर्माण हुआ है, और साथ में ऑक्सीजन मुक्त हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन गलत है। हरे रंग की पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हरे रंग की पत्तियां हैं इसके अलावा भी अन्य पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर इसकी बात करेंगे ना, जैसे फाइकोसाइनिन हो गया, फाइकोएरिथ्रिन हो गया, या फिर जितने भी लाल और भूरे रंग के कुछ वर्णक होते हैं, कैरोटीन हो गया, जैंथोफिल हो गया, तो ये भी एक तरीके से पर्णहरिम के समान होते हैं। ठीक, तो ये सही होगा। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करता है। देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले बनेगा, आप ग्लूकोज मान लीजिए, ग्लूकोज या फिर आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेगा। अब ग्लूकोज क्या होता है ना, जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर स्टार्च, इसको हिंदी में कहेंगे मंड, अगर इसके रूप में स्टोर हुआ है, इसका मतलब पता है क्या, प्रकाश संश्लेषण वहां हुआ था। तो दोनों घटना सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें क्या दिया हुआ है, 33 में दिया निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार करना है। पौधों में हवा में उपलब्ध गैसीय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो पौधे हैं ना, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर सकते। भाई ऐसा नहीं होता, अगर वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते तो खेतों में यूरिया डालने की आवश्यकता ही क्या होती। अगर आप गांव क्षेत्र से आपने किसानी की है तो आपने देखा होगा कि खेतों में क्या किया जाता है, यूरिया दिया जाता है। क्यों, ताकि पौधों में नाइट्रोजन की भरपाई की जा सके। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा,
पौधों को अपनी वृद्धि के लिए शायद ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन ही वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो इसमें से कौन, देखिए अगर आप देखेंगे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। देखिए यहाँ पे यूरिया का नाम आया था, तो आपको ये कमेंट करना है कि यूरिया का फार्मूला क्या होगा, यूरिया का जो सूत्र होता है ये क्या होगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 34 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये दिया है, देखिए पहला कथन क्या दिया, सभी पौधों में परडहरिम या क्लोरोफिल होता है। ठीक, ये बोला जा रहा है सभी पौधों में क्लोरोफिल होता है। सभी पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब है अपना भोजन खुद से निर्मित करेंगे। सभी पौधे अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। देखिए ये दोनों तो एक ही चीज है, मतलब ये खाली, देखिए ये कहने का तरीका अलग है, स्वपोषी और अपना भोजन खुद से बनाना एक ही चीज है। तो दूसरा और तीसरा तो 100% सही है। अब सभी पौधों में क्लोरोफिल होता है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, क्या देखिए निम्नलिखित का मिलान करें। जो कवक होता है, जितने भी फंगस होते हैं, जो कवक है, ये सब मृतोपजीवी होते हैं। तो पहले के साथ सी आएगा, जैसे पहले के साथ सी आएगा तो देखिए यहाँ पे या तो विकल्प सी उत्तर बनेगा या तो डी बनेगा, ए और बी कभी उत्तर नहीं हो सकता। जो घट परडी मतलब पिचर प्लांट जो होता है, ये कीट भक्षी पौधा होता है। तीसरे के साथ ए आएगा, तो तीसरे के साथ ए विकल्प सी में है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 में क्या दिया, ये डेटा पूछा जा रहा है मृतोपजीवी क्या है, मतलब सैप्रोफाइट्स के सैप्रोट्रोप्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सैप्रोट्रोप्स मतलब मृतोपजीवी की बात की जा रही है कि मृतोपजीवी क्या होते हैं। देखिए अगर मृतोपजीवी की बात करेंगे, वे दूसरे जीवों के शरीर में रहकर मतलब जीवित रहते हैं। देखिए जो दूसरों के शरीर में रहते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं, मृतोपजीवी नहीं कहते। ठीक, आगे बोला जा रहा है वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, है ना। वे दूसरों द्वारा तैयार किए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, ये परपोषी होते हैं। ये क्षयकारी पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। क्षयकारी मतलब जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी के संदर्भ में विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 37। इसमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। देखिए कवक परजीवी होते हैं। देखिए पैरासाइट्स क्या होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, जबकि कवक मृतोपजीवी होता है। तो ये गलत हो जाएगा। कवक क्या होता है, कवक होता है मृतोपजीवी। कवक हमेशा पौधों के लिए हानिकारक है, तो ये हमेशा हानिकारक नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें से कोई सही नहीं है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 38 में क्या पूछा जा रहा है, लाइकेन इनमें से किन जीवों के बीच में सहजीवी संबंध दिखाता है। देखिए लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है ये बना होता है कवक और शैवाल से। देखिए यहां पर कवक मतलब फंगस या फिर फंजाई बोल लीजिएगा, है ना, कवक, और साथ में बात करेंगे एल्गी। इन दोनों से मिलकर के क्या बना होता है, इन दोनों से मिलकर के बना होता है सहवाग, है ना। इसको हिंदी में लाइकेन को सहवाग कभी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए सहवाग इसको हिंदी में, इंग्लिश में लाइकेन कहा जाता है ना। तो ये चीज अगर आप इस नाम को याद रखेंगे, सहवाग में सहवाल आ जाएगा और साथ में कौन आ जाएगा, सहवाल और प्लस में कवक। तो ये सहवाग होता है जो सहवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 39 नंबर का क्वेश्चन। उर्वरकों, खादों आदि के माध्यम से पौधों को कौन से पोषक तत्व कृत्रिम रूप से प्रदान किए जाते हैं। देखिए उर्वरक के माध्यम से पौधों को एनपीके दिया जाता है। एनपीके देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, 3, 2 और 1 या फिर 1, 2, 3 जिस विकल्प में होगा वही सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40। देखिए 40 नंबर का प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, देखिएगा इसमें ये दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पौधों को अघुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अघुलनशील रूप है इसमें नाइट्रोजन मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा, उसको घुलनशील चाहिए, है ना। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे घुलनशील रूप में परिवर्तित कर सकता है। बिल्कुल सही है, राइजोबियम जो है ऐसा कर सकते हैं। आगे दिया जा रहा है किसानों को उस मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती जिसमें फलीदार पौधे उगाए जाते हैं। जिसमें फलीदार पौधे उनमें भी नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। देखिए आज की क्लास के 20 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ QR कोड्स दिए गए, आप इन कोड को स्कैन करके
और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ QR कोड है, आप इनको स्कैन करके बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन कीजिए और जो भी आपको आवश्यकता है, जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।